सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो क्लास है वो है अपना लेक्चर नंबर 5 या बोल सकते हो क्लास नंबर 5। जितने भी हमारे क्लासेस लाइव चल रहे हैं उस सभी क्लासेस में कौन सा नंबर का क्लास ये सारा चल रहा है आपको उसमें लिख दिया है मैंने, ताकि आपको पता चले कि इससे पहले कौन कौन से क्लास हो चुके हैं और जो नए जुड़े हैं वो पहले के क्लास को जाके देख सकें। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो अभी इस वीडियो को देख रहा होगा, ठीक है, जिन्होंने बेटा लाइव क्लास अटेंड किया था ना आज का लेक्चर नंबर 5 का, उनको पता था कि ये अभी जो ये वीडियो है ये हमारी लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास में अपलोड कर रहा हूँ। क्योंकि लाइव क्लास आज बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने की वजह से ना वो पॉसिबल नहीं हो पाई। दो बार मैंने सेशन इन किया और बहुत ज़्यादा वीडियो बफर हो रहा था, अटक रहा था, जिसके चलते आज की लाइव क्लास जो है वो नहीं हो पाई। तो मैंने आप लोगों को मैसेज कर दिया कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके लेक्चर नंबर 5 का वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। अब प्रकृति को तो नहीं रोक सकते, बारिश हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो क्या करें। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको तो वीडियो मिलेगी ही, चाहे वो लाइव हो चाहे वो अपलोडेड हो। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि लाइव क्लास जो है वो मैं लूँगा, ठीक है। इसमें मेरे को टेंशन नहीं रहता यार, मेरे को वीडियो अपलोड करने का टेंशन नहीं रहता, ठीक है। एक क्लास की फीलिंग भी आती है। और रिकॉर्डेड क्लास क्या रहता है कि आप वीडियो रिकॉर्ड करो फिर अपलोड करो, ठीक है। तो चलिए, क्लास चालू करने से पहले मैं आपको कुछ सूचना दे देता हूँ कि जितने लोग भी नए जुड़े हैं, आपको सबसे पहले जो मेन काम क्या करना है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ना है। 9691192359 ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, सॉरी, चैनल है। इस पे आप ज्वाइन क्लास लिख करके मैसेज कीजिए तो आपको हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ दिया जाएगा। क्यों आपको जुड़ना है कि क्लास का समय वगैरह कुछ तकनीकी खराबी के चलते यदि क्लास डिले होता है, ठीक है। एक तो फिक्स क्लास हमारी टाइमिंग चल रही है 8 बजे, डेली 8 बजे क्लास होगी ही होगी, अगर कोई तकनीकी खराबी नहीं होती तो। अभी तो क्लासेस जो है वो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास की चल रही है, बाद में क्या क्लास होगा, ठीक है, कब टेस्ट वगैरह होगा, कब क्लास यूट्यूब पे होगी, है ना, और कब क्लास अनअकैडमी पे होगी, क्योंकि टेस्ट वगैरह सारा चीज़ अनअकैडमी पे होगा। अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रखो, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह है वो सारा अनअकैडमी के ऐप पे होगा, ठीक है। तो बिना देर किए आज की क्लास जो है वो मैं चालू करता हूँ, ठीक है। पिछले क्लास में देखो बेटा, हमने जो उन्होंने अटेंड किया होगा उनको पता है कि हमने 3 वंशों का अध्ययन किया था। वाकाटक के बारे में, गुप्त के बारे में, नल के बारे में अध्ययन नहीं किया था। केवल मैंने आपको समझाया था कि ये तीनों वंश कैसे एक दूसरे के जो हैं वो आपके समकालीन हैं, ठीक है। तो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, मैं बार बार पिछले वीडियो में बोला हूँ कि ये वीडियो देखोगे तभी अगला वीडियो समझ में आएगा। तो वो क्लास 4 का जो वीडियो है वो ज़रूर देखें, तभी जो है आपको आज की क्लास जो है वो बेटर तरीके से समझ में आएगी। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मैंने आपको कल के क्लास में बताया था कि वर्तमान जो बिहार पाटलिपुत्र वाला क्षेत्र है, इस पाटलिपुत्र वाले क्षेत्र में गुप्तों का शासन था। जब पाटलिपुत्र वाले क्षेत्र में गुप्त लोग शासन कर रहे थे, ठीक उसी समय जो वर्तमान उड़ीसा कोरापुट वाला क्षेत्र है, जो उस समय बस्तर का आपका हिस्सा आता था, वहाँ पे नलवंशी शासकों का या नल वंश का जो है आपका शासन था, ठीक है। और जो आपका वर्तमान महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, जो नागपुर क्षेत्र है, जिसको उस समय नंदीवर्धन के नाम से जानते थे, इस नंदीवर्धन क्षेत्र में हमारे वाकाटक वंश का शासन था, ठीक है। और ये तीनों वंश एक दूसरे के समकालीन थे। इसका प्रमाण कैसे मिलता है? क्योंकि इस वंश के शासकों के बीच युद्ध का भी प्रमाण मिलता है, वो मैंने पिछले वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया है। प्लस इनके बीच वैवाहिक संबंध का भी प्रमाण मिलता है। तो भाई, विवाह संबंध तभी स्थापित होगा जब एक साथ शासन कर रहे होंगे, या युद्ध तभी होगा जब वो एक साथ शासन कर रहे होंगे। आज तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब है, सर्दी है, तो कृपया थोड़ा मैनेज कर लेना यार उसको, है ना। अब देखिए, एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ कि अभी तक हमने कौन कौन से वंश पढ़े हैं और आगे आपको कौन कौन सा वंश पढ़ना है। देखिए, हमने सबसे पहले अध्ययन किया किसका? मौर्य वंश का। मौर्य के बाद जो है हमने पढ़ा कौन सा वंश? सातवाहन वंश। सातवाहन के बाद 2 छोटे वंश पढ़े, कुषाण और मेघ। फिर हमको आज अध्ययन करना है कौन सा वंश? वाकाटक, ठीक है।
वाकाटक के बाद कौन सा वंश आएगा? गुप्त। उसके बाद क्षेत्रीय राजवंश चालू हो जाते हैं। क्षेत्रीय राजवंश में मैंने आपको पहला वंश समझाया है क्या? राजऋषि तुल्य वंश। इसका स्थान मतलब इनके बाद कौन सा वंश आता है? पर्वतधारक वंश। इसके बाद आता है आपका नल वंश। ठीक है, नल के बाद अगर हम देखें तो सरभपुरी वंश आता है। सरभपुरी के बाद पांडु वंश आता है और पांडु वंश के बाद जो है आपका बाण वंश आता है। यहाँ पे मैं छोटा करके आपको समझा देता हूँ। ठीक है, पांडु वंश के बाद कौन सा आता है? बाण वंश। तो अभी तो हमने ये ऊपर के 4 वंशों का जो है अध्ययन किया है। किसका किसका? मौर्य का, सातवाहन का, कुषाण का और मेघ का। ठीक है, और मैंने एक आपको 3 समकालीन वंश बताए, वाकाटक, गुप्त और जो नल हैं। अभी मैंने आपको समझाया कि तीनों के तीनों वंश एक ही समय शासन कर रहे थे। देखो, वाकाटक के बाद गुप्त और उसके बाद देखो राजऋषि तुल्य और पर्वतधारक वंश आता है। अब आप सोचोगे सर ये कैसे समकालीन नहीं थे? ये भी समकालीन थे, बट ये छोटे वंश हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। तो हम वाकाटक, गुप्त और नल के जो समकालीन का आपका सिद्धांत है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये 4 वंश तो अपन पढ़ चुके हैं, मौर्य, सातवाहन, कुषाण और मेघ। तो आज के क्लास में अपन शुरुआत करेंगे किस वंश का? वाकाटक वंश। तो बिना देर किए चलिए हम शुरू करते हैं। कौन सा वंश? आपका वाकाटक वंश। ठीक है, अब देखिए वाकाटक वंश के बारे में मैं कुछ बेसिक जानकारी आपको बता देता हूँ। ये जो वाकाटक है इनका निवास जो है आपका लगभग 250 ईस्वी या तीसरी सदी बोल सकते हो उसके आसपास महाराष्ट्र क्षेत्र में था। महाराष्ट्र का जो बरार वाला क्षेत्र है, कई लोगों को बरार नहीं पता होगा कि बरार कहाँ है। बरार महाराष्ट्र का बोल सकते हो सुदूर पूर्वी हिस्सा है। ये बरार अपन आधुनिक इतिहास में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा जब आप छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास पढ़ोगे। तो इस बरार क्षेत्र में एक जगह था पुरिका, पुरिका नाम का क्षेत्र। ये पुरिका आपका वाकाटकों की सबसे पहली राजधानी थी। ठीक है, पहली राजधानी क्या थी? पुरिका। बाद में पुरिका से इन्होंने राजधानी जो है वो स्थानांतरित कर दी नंदीवर्धन। तो बाद में राजधानी क्या बनी? नंदीवर्धन। तो आपको समझना है वाकाटकों की 2 राजधानी याद रखनी है। अगर एग्जाम में पूछता है आरंभिक राजधानी, तब आपको आंसर लेना है पुरिका, है ना। और वर्तमान राजधानी अगर वो ऑप्शन में नहीं रहता तो आंसर लेना है कि आपका नंदीवर्धन। चाहे नंदीवर्धन हो चाहे पुरिका हो, दोनों का दोनों वर्तमान महाराष्ट्र क्षेत्र में आता है। आया बात समझ में आपको? ठीक है, अब बात करते हैं वाकाटकों के समकालीन वंश के बारे में। तो मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ, पहले से बोल रहा हूँ कि 2 वंश इनके समकालीन थे। इन्हीं के समय पाटलिपुत्र क्षेत्र में, वर्तमान पटना बिहार क्षेत्र में गुप्त लोग शासन कर रहे थे और बस्तर या उड़ीसा वाले क्षेत्र में, कोरापुट क्षेत्र में नलवंशी शासक लोग शासन कर रहे थे। मैं सारा चीज़ अभी लिख लिख के आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। अब वाकाटकों में ढेर सारे शासक हुए बेटा, तो केवल उन्हीं शासकों को आपको याद रखना है जिससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और जिनके कुछ साक्ष्य जो है छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि एक राष्ट्रीय राजवंश है। उन्हीं को अपन पढ़ेंगे, वो भी क्रम से, क्योंकि क्रम जमाने के लिए भी देता है। अब बात करते हैं साक्ष्य। एक मैंने पॉइंट डाला हुआ है साक्ष्य। साक्ष्य वो चीज़ है जिसपे पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि साक्ष्यों से ही हम लगभग इमेजिन करते हैं कि प्राचीन इतिहास में क्या घटनाएं घटित हुई होंगी। अगर किसी शासक की मुद्रा किसी जगह से प्राप्त होती है तो हम ये मान के चलते हैं कि उस शासक का साम्राज्य उस क्षेत्र में, अमुक क्षेत्र में रहा होगा। वो साक्ष्य स्वर्ण मुद्रा, ताम्रपत्र हो सकता है, चांदी की मुद्रा, तांबे की मुद्रा हो सकती है, अभिलेख, शिलालेख हो सकते हैं, स्तंभ लेख हो सकते हैं, गुहा लेख हो सकते हैं, मूर्ति वगैरह हो सकती है, मुहर वगैरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम इनके साक्ष्यों का अध्ययन करेंगे, फिर डिटेल में जाएंगे इनके शासकों के बारे में। तो चलिए मैं अब आपको एनोटेट करके लिख के इसको थोड़ा सा समझाता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, राजधानी याद रखनी है। तो देखिए इसमें आप याद रखोगे इनकी जो आरंभिक राजधानी थी। अभी मैंने आपको बताया था इनकी आरंभिक राजधानी क्या थी? पुरिका। कौन सा क्षेत्र है आपका? बरार वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र वाला एरिया ही आएगा। फिर बाद में इनकी राजधानी बनती है कहाँ? नंदीवर्धन, वर्तमान नागपुर वाला क्षेत्र, ये भी महाराष्ट्र का हिस्सा है।
समकालीन वंश में देखें तो इनके समकालीन वंश दो वंश हैं, एक है गुप्त वंश और एक है नल वंश। फिर से मैं दोनों का क्षेत्र बता देता हूँ। ये हो गया गुप्तों का क्षेत्र, बिहार पाटलिपुत्र वाला हिस्सा। कोरापुट उड़ीसा वाला हिस्सा हो गया नल वंशियों का, और ये नंदीवर्धन वाला हिस्सा हो गया वाकाटक वंश का। एक ही समय अलग अलग क्षेत्रों में इनका जो है आपका शासन चल रहा था, एक ही समय ये शासन कर रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं इनके साक्ष्य के बारे में। साक्ष्यों से जो है वो प्रश्न बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि किसकी स्वर्ण मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई, या फलाना साक्ष्य जो है वो किस वंश से संबंधित है। तो देखो, स्वर्ण मुद्रा के लिए जो जगह याद रखना है बेटा, वो जगह है बानाबरत। वाकाटकों की जो स्वर्ण मुद्रा है वो छत्तीसगढ़ के बानाबरत नाम के स्थान से प्राप्त हुई है, और ये बानाबरत बेटा आता है दुर्ग जिले में। किस में आएगा बानाबरत? दुर्ग में। ठीक है, बानाबरत को बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि बानाबरत से बाद में हम पढ़ेंगे कि इससे गुप्तों के भी स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होते हैं, तो बानाबरत नाम फिर से आएगा। तो बानाबरत में वाकाटकों की स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई है। इनके जो ताम्रपत्र हैं, ये ताम्रपत्र दो जगह से प्राप्त हुआ है। इनका ताम्रपत्र राजिम से भी प्राप्त हुआ है, और इनका ताम्रपत्र अड़भार नामक स्थान से भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, राजिम जो है ये गरियाबंद जिले में आता है प्रशासनिक दृष्टि से। राजिम, जिसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहते हैं, राजिम असल में बॉर्डर है रायपुर जिले का और गरियाबंद जिले का, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से गरियाबंद में आता है। और जो अड़भार है, ये अड़भार आता है जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत, शक्ति के पास ये पड़ता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप विशेष रूप से याद रखो कि वाकाटकों की स्वर्ण मुद्रा जो है वो कहाँ से मिली है, तो बानाबरत दुर्ग से मिला है। इनका ताम्रपत्र दो जगह से मिला है, एक राजिम गरियाबंद से और एक अड़भार जांजगीर चांपा से। आई बात समझ में? तो इन चीज़ों को जो है आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं इनके शासकों के बारे में। तो शासकों को डिटेल से बताने से पहले मैं आपको कौन कौन से शासक पढ़ने हैं वो क्रम आपको बता देता हूँ। पहले तो आप याद रखो, जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कोई भी वंश आप पढ़ोगे तो उसके प्रथम शासक और अंतिम शासक को तो जरूर याद रखोगे। बीच के शासक और पूरे शासकों का क्रम तो आप बाद में याद रखोगे, पहले याद रखोगे पहला शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था। तो यदि हम बात करें वाकाटक वंश का, तो वाकाटक वंश का प्रथम शासक, अगर हम प्रथम शासक की बात करें तो ये इसका नाम था विंध्य शक्ति। क्या नाम याद रखना है? विंध्य शक्ति। और वाकाटक वंश का जो अंतिम शासक था वो था हरिसेन। तो मैंने प्रथम और अंतिम जो है वो आपको अलग से जो है बता दिए। प्रथम शासक कौन था आपका? विंध्यसेन। और अंतिम शासक कौन था? विंध्य शक्ति। और अंतिम शासक कौन था आपका? हरिसेन। अब मैं क्रम बताता हूं कि अपने को पढ़ना कौन कौन सा है। ठीक है, हम देखो विंध्य शक्ति के बारे में अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि ये पहला शासक था। विंध्य शक्ति के बाद याद रखना है महेंद्र सेन। ठीक है, कोई हवा हवाई नहीं है। छत्तीसगढ़ का इतिहास आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिविजन पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के ये चीज़ें जो है वो दिमाग में बैठती हैं। ठीक है, महेंद्र सेन के बाद आपको याद रखना है रुद्रसेन। रुद्रसेन के बाद शासक नीचे लिख दे रहा हूँ कौन होता है? प्रवरसेन। प्रवरसेन के बाद होता है नरेंद्र सेन। अभी मैं समझाऊंगा, सारा चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, केवल नामों से मैं आपका परिचय करा रहा हूँ। नरेंद्र सेन के बाद आपको याद रखना है पृथ्वीसेन। पृथ्वीसेन के बाद याद रखना है देवसेन। और देवसेन के बाद अंतिम शासक याद रखना है हरिसेन। अभी कुछ देर पहले बताया कि पहला शासक कौन था? विंध्य शक्ति। और अंतिम शासक कौन था आपका? हरिसेन। ठीक है, विंध्य शक्ति के बाद कौन आएगा? महेंद्र सेन, रुद्रसेन, प्रवरसेन, नरेंद्र सेन, पृथ्वीसेन, देवसेन और अंतिम शासक कौन है आपका? हरिसेन। अब एक एक शासकों के बारे में आपका अध्ययन करते हुए हम चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, मैंने शासकों का लिस्ट जो है लिख के रखा है पहले से, ताकि आपको जो है बेहतर तरीके से समझा सकूं। अभी मैंने जो आपका शासक बताया था वो देखिए यहाँ पे क्रम से लिखे हुए हैं। ठीक है, विंध्य शक्ति, महेंद्र सेन, रुद्रसेन,
प्रवर सेन, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन, देवसेन। ठीक है, मैं पहले ही बोल दिया हूँ इस क्लास में मैं कोड वगैरह नहीं बताऊंगा, वो कोड आप खुद जनरेट करना, मेरा काम है समझाना और आपको पढ़ाना। ठीक है, कोड खुद जनरेट करोगे, आपको लंबे समय तक याद रहे। किसी का रटोगे तो वो रटना जो है वो दिमाग में वो उतर जाता है, एग्जाम में याद नहीं आता वो। ठीक है, तो देखिए पहले तो शुरू और अंतिम को मैं आपको समझाता हूँ, फिर बीच के शासकों को समझाता हूँ। विंध्य सेन को केवल इसीलिए, विंध्य शक्ति को केवल आपको इसीलिए याद रखना है क्योंकि यह वाकाटक वंश का प्रथम शासक था। तो सीधे इससे क्वेश्चन यही बनेगा, वाकाटक वंश का प्रथम शासक कौन था आपका? विंध्य शक्ति। ठीक उसी प्रकार देवसेन को आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि जो देवसेन है इस वाकाटक वंश का कहलाता है। देवसेन के बाद एक और शासक है, यहाँ पे मेरे ख्याल से नीचे दिख नहीं रहा है, ये देखिए मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, हरिसेन है ना। आपको याद रखना है कि वाकाटक वंश का सबसे अंतिम शासक कौन कहलाता है? हरिसेन। तो प्रथम शासक और अंतिम शासक को तो मैं पहले भी बोला हूँ, अलग से याद रखो। अब बीच के शासकों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है यार, मेरे को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है उसके चलते। ठीक है, अब देखिए बात करें अपन महेंद्र सेन के बारे में। तो महेंद्र सेन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जाननी है जो एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। महेंद्र सेन मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, वो वाकाटक शासक है, ठीक है, जिसको पराजित किया था किसने? समुद्रगुप्त ने। महेंद्र सेन पराजित हुआ था, मैं लिख लिख के आपको समझा रहा हूं, किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा। ठीक है, समुद्रगुप्त के द्वारा महेंद्र सेन कैसे पराजित हुआ और कब पराजित हुआ? तो कब की अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त ने जो दक्षिण विजय अभियान चलाया था। ठीक है, समुद्रगुप्त को देखो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहते हैं समुद्रगुप्त को? भारत का नेपोलियन। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे नेपोलियन ने जो है आपका विश्व विजय का सपना देखा था, ठीक उसी प्रकार जो है आपका समुद्रगुप्त ने भी जो है पूरे भारत विजय का सपना देखा था। उत्तर भारत तो अधिकांश राजा जीत लेते थे, लेकिन दक्षिण भारत नहीं जीत पाते थे, इसीलिए अधिकांश राजाओं की जो महत्वाकांक्षा दक्षिण भारत को जीतने की रहती थी। तो ठीक उसी प्रकार समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत को जीतने का जो अभियान चलाया था, संपूर्ण भारत को जीतने का, इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे कि कब महेंद्र सेन को पराजित किया था? समुद्रगुप्त अपने दक्षिण विजय अभियान के दौरान। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? इस घटना का वर्णन कहाँ मिलता है? तो इस घटना का वर्णन मिलता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय अभियानों का जो है वो उल्लेख करता है। ठीक है, प्रयाग इसलिए क्योंकि प्रयाग से मिला था। देखो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कई काल से संबंधित है, जब मैं भारतीय इतिहास पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इसको, अभी यहाँ पे आप उसको ध्यान मत दीजिए। ये मुगल काल से भी संबंधित माना जाता है। ठीक है, प्रयाग से मिला इसीलिए प्रयाग नाम हुआ। समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है इसलिए प्रशस्ति कहलाया, और ये तो अभिलेख है। और इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के जो रचनाकार हैं वो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। कौन? आपका हरिसेन। हरिसेन ने अपने राजा समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का जिस प्रशस्ति अभिलेख में वर्णन किया है वो कहलाता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। इसी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का अध्ययन करोगे तो पता चलता है कि समुद्रगुप्त अपने दक्षिण विजय अभियान के दौरान आपका वाकाटक नरेश किसको पराजित किया था? महेंद्र सेन। इसको पिछले वीडियो में भी बताया था। इसी से पता चलता है कि वाकाटक और गुप्त लोग एक ही समय शासन कर रहे थे। जिस समय समुद्रगुप्त पाटलिपुत्र क्षेत्र में शासन कर रहा था, गुप्त वंश का राजा, उसी समय नंदीवर्धन क्षेत्र में वाकाटक वंश के राजा महेंद्र सेन का शासन था। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ पे और डिटेल में नहीं बताऊंगा, उसको डिटेल में बताऊंगा गुप्त वंश जब अभी पढ़ेंगे इसी क्लास में अपन। ठीक है, फिलहाल आप याद रखें महेंद्र सेन वाकाटक नरेश पराजित हुआ था किससे? समुद्रगुप्त से। महेंद्र सेन के बाद अगला शासक आपको याद रखना है रुद्रसेन। अब रुद्रसेन के बारे में क्या याद रखना है इसको मैं अलग कलर में बता दे रहा हूं, देखिए ताकि मिक्स ना हो वो।
आपको मैंने लेक्चर 4 में बताया था या पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो रुद्रसेन है, इस रुद्रसेन का विवाह हुआ था प्रभावती के साथ। किसके साथ हुआ था? प्रभावती। रुद्रसेन का विवाह रुद्रसेन वाकाटक वंश का था और प्रभावती गुप्त वंश की थी। कैसे? क्योंकि ये प्रभावती पुत्री है। किसकी पुत्री है प्रभावती? तो प्रभावती जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम क्या है? ध्रुव स्वामिनी। फिर से देखो, गुप्त वंश से अपन कनेक्ट हो गए। ऊपर एक बार युद्ध के माध्यम से कनेक्ट हुआ वाकाटक गुप्तों से, नीचे में अब वाकाटक गुप्तों से कनेक्ट हो रहा है वैवाहिक संबंध। यही मैं इस वीडियो को शुरू में बार बार समझा रहा हूँ, कल की क्लास से समझाते आ रहा हूँ। इनके बीच युद्ध वाला भी संबंध है, इनके बीच वैवाहिक संबंध भी देखने को मिलता है। तो प्रभावती जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव स्वामिनी जो कि गुप्त हैं, इसकी पुत्री थी, जिसका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया जाता है। कहने का मतलब प्रभावती जो गुप्त है उसका ससुराल हो गया वाकाटकों के यहाँ नंदीवर्धन में। आई बात समझ में? अब कुछ समय बाद इस रुद्रसेन के और प्रभावती के पुत्र होते हैं। पुत्र वयस्क होने से पहले ही हमारे रुद्रसेन की क्या हो जाती है? मृत्यु। और उस समय रुद्रसेन का जो बेटा रहता है प्रवरसेन, ये रहता है अल्पवयस्क, छोटा रहता है। तो ये जो प्रवरसेन है ये छोटा रहता है, फिर भी इसको राजा जो है बनाया जाता है और इसकी संरक्षिका के रूप में शासन करती है कौन? प्रभावती। और प्रभावती का पापा कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश का राजा है। अर्थात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब रुद्रसेन की मृत्यु होती है तो प्रवरसेन के संरक्षिका के तौर पर उसकी पत्नी जो है शासन संभालती है, और उसकी पत्नी शासन संभालने के चलते, प्रभावती शासन संभालने के चलते कुछ समय के लिए वाकाटकों का शासन अप्रत्यक्ष रूप से किसके अंतर्गत आ जाता है? गुप्तों के अंतर्गत। आई बात समझ में? ठीक। अर्थात प्रवरसेन का नाना है कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, आई होप आपको ब्लड रिलेशन समझ में आता होगा इतना तो। ठीक है, तो अब क्या है, प्रवरसेन जब अल्पवयस्क था, ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो उसका नाना हो चुका है अब, ठीक है, वो प्रवरसेन की शिक्षा दीक्षा के लिए प्रवरसेन के दरबार में अपने 9 रत्नों में से एक कालिदास को भेजता है। कालिदास, ठीक है, जब मैं गुप्त वंश पढ़ाऊंगा ना बेटा भारतीय इतिहास में, अब और डिटेल से बताऊंगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे, उस 9 रत्नों में से एक था कालिदास। तो ये चंद्रगुप्त क्या करता है? चंद्रगुप्त अपने 9 रत्नों में से एक कालिदास को प्रवरसेन के दरबार में भेजता है, प्रवरसेन के शिक्षा दीक्षा देने के लिए उसको। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है कि कालिदास निम्न में से किस वाकाटक नरेश के काल में उसके दरबार में था? तो आंसर क्या लेना पड़ेगा आपको? प्रवरसेन। और ये कालिदास जब पाटलिपुत्र बिहार क्षेत्र से आएगा, ठीक है, ये देखो, ये छत्तीसगढ़ का मैं मैप बना देता हूँ। ये मान लीजिए छत्तीसगढ़ है, ठीक है, इधर रहते हैं कौन? आपके वाकाटक, और इधर है अभी राजा कौन? प्रवरसेन, और इधर है गुप्त राजा कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसको भेज रहा है? कालिदास। इधर पटना पाटलिपुत्र से कालिदास जब इधर आएगा तो ये सरगुजा के रास्ते आता है, और सरगुजा में पड़ती है कौन सी पहाड़ी? रामगढ़ की पहाड़ी। ये मैंने आपको बहुत पहले क्लास में समझा रखा है। तो कालिदास जब सरगुजा को देखता है, इस क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य को देखता है, तो सरगुजा को उसने धरती का स्वर्ग का संज्ञा दिया, और उसी सरगुजा की रामगढ़ की पहाड़ी में उसने मेघदूतम की रचना की।
कालिदास की फेमस रचना है क्या आपका मेघदूतम। तो ये सारे चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलो, कालिदास प्रवरसेन के दरबार में आया उसको शिक्षित करने के लिए, सरगुजा को उसने स्वर्ग का संज्ञा दिया, और वहीं रामगढ़ की पहाड़ी में इसने रचना किया क्या आपका मेघदूतम। और मैं बताता हूँ छत्तीसगढ़ से इससे क्या क्वेश्चन बनेगा। इस मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया है मुकुटधर पांडे ने, इसको भी याद रखना, ठीक है। मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किसने किया है, मुकुटधर पांडे में, बालपुर के जो हैं। आई बात समझ में। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रवरसेन तक हमने अध्ययन कर लिया। अब बात करते हैं नरेंद्र सेन, पृथ्वीसेन, देवसेन और हरिसेन के बारे में, ठीक है। तो अब ये जो शासक आपको दिखाई दे रहे हैं, नरेंद्र सेन, पृथ्वीसेन, देवसेन, यहाँ से इनका जो संबंध होता है ये नल वंशियों के साथ होता है। तीन वंश समकालीन वंश, मैं बार बार उस चीज़ को समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से वो समझ में आए, दिमाग में बैठ जाए। इधर गुप्त वंश, यहाँ पे वाकाटक, और ये वाला जो क्षेत्र है वो किसका है, नल। इनके बीच तो हमने देख लिया, समुद्रगुप्त ने महेंद्र सेन को हराया, युद्ध वाला संबंध भी देख लिया, और प्रभावती का विवाह रुद्रसेन के साथ हुआ, तो इनके बीच हमने विवाह संबंध देख लिया। अब बात करते हैं वाकाटक और नल के बीच संबंध। इनके बीच कोई विवाह संबंध नहीं है, इनके बीच केवल एक ही संबंध है, युद्ध। पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ेंगे इन लोग। कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ेंगे, नलवंशी लोग हमला करेंगे किसके ऊपर, वाकाटक, फिर वाकाटक लोग हमला करेंगे किसके ऊपर, नल। अब इसको समझिए। अब मैं क्या करता हूँ, इधर देखिए, एक पक्ष इधर मान लो वाकाटक, ये वाकाटक वाला पक्ष है, और एक पक्ष मान लीजिए आपका नल, ठीक है। अब देखिए नल वंश तो मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगा, कल के लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा। नलवंशी शासक अभी एक नाम याद रखिए, भवदत्त। क्या नाम याद रखना है, भवदत्त। नलवंश का शासक है, इधर का शासक है, यहाँ का, इस क्षेत्र का। ये भवदत्त हमला करता है वाकाटक राजा नरेंद्र सेन के ऊपर। जिधर एरो जा रहा है उधर आक्रमण हो रहा है। इसमें भवदत्त जीतता है, राइट कर देता हूं इसको मैं, और नरेंद्र सेन क्या होता है, पराजित, उसकी मृत्यु भी हो जाती है। नलवंशी लोग पहला हमला करते हैं, इस चीज को याद रखना, भवदत्त पहले भड़केगा। पहला हमला कौन करेगा, भवदत्त, ठीक है। भवदत्त का जो है आपका हमला होता है, तो भवदत्त का हमला किसके अगेंस्ट होता है, नरेंद्र। अब देखिए जो आपका नरेंद्र सेन है, इस नरेंद्र सेन का बेटा होता है पृथ्वीसेन, या उसका उत्तराधिकारी, बेटा नहीं बोल सकते, उत्तराधिकारी। उसी प्रकार भवदत्त के बाद इधर राजा बनता है नल वंश में कौन, आपका अर्थपति। तो नरेंद्र सेन का बदला लेगा कौन, आपका पृथ्वीसेन। अब पृथ्वीसेन हमला करता है किसके ऊपर, अर्थपति के ऊपर। इसमें अर्थपति पराजित होता है और पृथ्वीसेन जो है विजित होता है। नलवंशियों की पहली राजधानी कोरापुट थी, बाद में उनकी राजधानी बनती है पुष्करी। पुष्करी वर्तमान कौन सा क्षेत्र, भोपालपट्टनम। कई लोग मेरे को ऑनलाइन क्लास में मैसेज कर रहे थे कि नलवंशियों की राजधानी पुष्करी है। अरे है, लेकिन पहले राजधानी क्या था आपका, कोरापुट क्षेत्र था, ठीक है। तो पृथ्वीसेन अपने पिता नरेंद्र सेन का बदला लेता है, और पृथ्वीसेन हमला करता है किसके ऊपर, अर्थपति को। इस बार अर्थपति हारता है, मतलब नलवंशी लोग हारते हैं, और ये पुष्करी को जो है आपका तहस नहस कर देता है, बर्बाद कर देता है। आई बात समझ में। लेकिन लड़ाई यहीं पे ख़त्म नहीं होती। कैसे लड़ाई यहीं पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब अर्थपति का उत्तराधिकारी नल वंश में होता है स्कंदवर्मन। कौन होता है, स्कंदवर्मन। स्कंदवर्मन वो व्यक्ति है जो पुष्करी भोपालपट्टनम जो कि तहस नहस हो चुका है उसको फिर से बसाता है, और फिर से वो बदला लेने के लिए क्या करेगा, स्कंदवर्मन फिर हमला करेगा, ठीक है। किसके ऊपर हमला करेगा, तो पृथ्वीसेन के उत्तराधिकारी देवसेन। अब देवसेन के ऊपर हमला करेगा स्कंदवर्मन, ठीक है। जो हमला करता है वही जीतता है, इसमें यही कहानी, स्कंदवर्मन जीतता है और पराजित होता है क्या, देवसेन।
तो देखिए 3 पीढ़ी में 3 राजाओं में वाकाटकों और नल के बीच युद्ध संबंध है। एग्जाम में बड़ा डीप इसको खोद खोद के पूछता है। ठीक है, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। मैंने कहा नलवंशी लोग पहले हमला करेंगे, भौदत्त पहले भड़केगा, भौदत्त हमला करेगा नरेंद्र सेन पे, नरेंद्र सेन का उत्तराधिकारी होगा पृथ्वी सेन, जो भौदत्त के उत्तराधिकारी अर्थपति पे हमला करेगा। जो हमला करेगा वो जीतेगा, जिसके ऊपर हमला करेगा वो हारेगा। पुष्करी भोपालपट्टनम को बर्बाद किया जाता है। अर्थपति का आगे उत्तराधिकारी होता है स्कंदवर्मन, जो पुष्करी भोपालपट्टनम को फिर से बसाता है और ये फिर हमला करता है पृथ्वी सेन के उत्तराधिकारी देवसेन के ऊपर। और अंतिम में तुमको याद रख लेना, इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? आपका हरिसेन। तो ये पूरा जो चीज़ है, आप चाहो तो ये पूरा का पूरा पेज आप स्क्रीनशॉट करके ले लो, ठीक है, ताकि आगामी जब भी रिवीजन करो आपको वो अच्छे से जो है समझ में आए। तो पूरा का पूरा हमने जो है विंध्य शक्ति से लेकर के अंतिम शासक जो है हमारा क्या हरिसेन, उसका अध्ययन किया। इस बीच में जो आपके शासक आए महेंद्र सेन, रुद्र सेन, प्रवर सेन, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन, देवसेन से जो भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में वो मैंने आपको बड़ी डिटेल से यहाँ पे समझा दिया है। एक बार पढ़ने से कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो वीडियो को बार बार देखो, ठीक है, बार बार नहीं 2 बार देखोगे तो आसानी से वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में अपने को पढ़ना है अगला जो हमारा वंश है वो कौन सा है? आपका गुप्त वंश। ठीक है, तो देखिए गुप्तों के बारे में जो जानना है, जो चीज़ पहले से जान रहे हो वो मैं फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ। पहले से क्या जान रहे हो कि ये क्षेत्र कौन सा है बेटा? नंदीवर्धन। ये क्षेत्र कौन सा है? कोरापुट। ये क्षेत्र कौन सा है? पाटलिपुत्र। नंदीवर्धन में किसका शासन है? वाकाटकों का। कोरापुट में किसका शासन है? नलवंशियों का। पाटलिपुत्र में किसका शासन है? गुप्तों का। तीनों एक ही साथ शासन कर रहे हैं। वाकाटक पढ़ चुके, गुप्त अभी पढ़ेंगे, नल पढ़ेंगे कल के लाइव क्लास में। ओके, तो अब अपन आते हैं गुप्तों की ओर। तो अगर हम गुप्त के बारे में बात करें तो सबसे पहले देख लो गुप्तों की राजधानी। कई दफ़ा मैंने बोल चुका, गुप्तों की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, वर्तमान बिहार, पटना वाला क्षेत्र। ठीक है, समकालीन वंश भी मैं बार बार बता चुका हूं। इसके समकालीन वंश हो जाएंगे कौन? वाकाटक। और क्या हो जाएंगे? नल। ये देखो बता चुका यहाँ पे मैंने आपको। ठीक है, साक्ष्य फिर से जैसे वाकाटकों के साक्ष्य याद रखे हैं वैसे गुप्तों के साक्ष्य याद रखने हैं आपको। और वाकाटकों के टाइम ही मैंने बोला था कि गुप्तों के भी जो स्वर्ण मुद्रा है वो बानाबरद नाम के स्थान से प्राप्त होते हैं। बानाबरद किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? दुर्ग। ठीक है, बानाबरद याद रखो, वहां से वाकाटकों का भी स्वर्ण मुद्रा मिला है, गुप्तों का भी स्वर्ण मुद्रा मिला है। अगर संख्या याद रखो तो गुप्तों के 20 स्वर्ण मुद्रा मिले हैं। 20 स्वर्ण मुद्रा मिलते हैं कहां से? आपका बानाबरद दुर्ग से। इसके अलावा और मुद्राएं अगर डिटेल में अपन जाएं तो इनकी मुद्राएं, गुप्तों की मुद्राएं खैरताल नामक स्थान से और पिटाईवल्द नामक स्थान से भी मिलता है। पहली बार पढ़ोगे सब जगह नया लगता है। खैरताल और पिटाईवल्द ये दोनों का दोनों किस जिले में आता है? तो रायपुर जिले में आता है। आई बात समझ में? तो इनके स्वर्ण सिक्के बानाबरद से तो मिलेंगे ही, 20 सिक्के मिले हैं। ठीक है, कौन कौन से शासक का है वो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही खैरताल और पिटाईवल्द से भी मिला है। ये कहाँ पड़ता है? रायपुर में। अब बात करते हैं गुप्त वंश के शासकों के बारे में। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये क्लास जो है वो अपन अभी टाइम हो रहा है अपना 34 मिनट, 10 मिनट और चलेगा। ठीक है, उसके बाद ये क्लास जो है अपन इन करेंगे। ठीक है, बाकी जो है कल के क्लास में अध्ययन करेंगे। तो प्रमुख शासक देखें, जो भारतीय इतिहास पढ़े होंगे उनको पता है कि गुप्त वंश में ढेर सारे शासक हैं। गुप्त वंश के प्रथम शासक श्रीगुप्त थे और अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। तो श्रीगुप्त से लेकर के विष्णुगुप्त तक गुप्त वंश में ढेर सारे शासक होते हैं। लेकिन फिर से वही बात, भारतीय इतिहास तो अपन पढ़ नहीं रहे हैं, केवल उन्हीं शासकों को अपन याद रखेंगे जो रिलेटेड है या जिससे क्वेश्चन बनता है छत्तीसगढ़ से या जिनके साक्ष्य मिले हैं छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो अपने को कौन कौन से शासक याद रखने हैं वो मैं लिख दे रहा हूं। केवल अभी आप श्रीगुप्त को और विष्णुगुप्त को भूल जाओ। छत्तीसगढ़ में एक तो
याद रखने हैं अपने को समुद्रगुप्त को, एक याद रखेंगे अपन चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, और एक जगह से साक्ष्य मिला है, सिक्का मिला है, तो हम पढ़ेंगे कुमारगुप्त। ये तीन ही पढ़ेंगे, यही से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में, कुमारगुप्त। इनको बताने से पहले मैं गुप्तों का एक निर्माण बता देता हूँ। स्थापत्य मतलब क्या होता है? निर्माण। एग्जाम में पूछता है। फेमस मंदिर याद रखना है जो गुप्तों ने बनवाया। ताला गांव का विष्णु मंदिर। ताला गांव का कौन सा मंदिर याद रखना है? विष्णु मंदिर। ठीक है, ये गुप्तों के द्वारा बनवाया गया, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में ये पूछ चुका है। और पुजारी पाली, पुजारी पाली का केवटिन मंदिर याद रखना है। ताला गांव का विष्णु मंदिर याद रखेंगे और पुजारी पाली का केवटिन मंदिर याद रखेंगे। ताला गांव मतलब ये बिलासपुर है ना, और पुजारी पाली मतलब ये बरमकेला के पास पड़ेगा, रायगढ़ जिला। ठीक है, तो ये दोनों जगह आपको याद रखना है। ये गुप्तों के द्वारा बनवाए गए जो वो मंदिर हैं। ताला गांव का विष्णु मंदिर हो गया, और पुजारी पाली का कौन सा मंदिर याद रखना है आपको? केवटिन मंदिर। ठीक है, और एक खासियत मैं आपको बता दूं कि ये दोनों जो मंदिर हैं ये नागर शैली में निर्मित हैं। मंदिर निर्माण शैली भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कला और संस्कृति में। अभी तो जो पहली बार पढ़ रहे हो वो याद रखो, अलग अलग शैली होती है मंदिर निर्माण की। तो मंदिर निर्माण की ये जो शैली है ताला गांव के विष्णु मंदिर की और पुजारी पाली केवटिन मंदिर की, ये किस शैली में बना है? तो नागर शैली में। इतनी बातें मैं रिवीजन कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। गुप्तों की राजधानी कहाँ? पाटलिपुत्र। समकालीन वंश कौन थे? तो वाकाटक लोग शासन कर रहे थे इन्हीं के समय, और नल लोग शासन कर रहे थे। इनके सोने के 20 सिक्के मिले हैं दुर्ग के बानाबरत नामक स्थान से, और भी सिक्के प्राप्त हुए हैं रायपुर जिले के खैरताल एवं पिटाईवल्द से। अपने को मेन जो 3 शासक अध्ययन करने हैं उनका नाम है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। 2 मंदिर विशेष रूप से याद रखोगे इनके स्थापत्य में, ताला गांव का विष्णु मंदिर बिलासपुर जिले में, और पुजारी पाली का केवटिन मंदिर रायगढ़ जिले में। दोनों किस शैली में बना है? नागर शैली। अब हम फटाक से पहुंच जाते हैं जो 3 शासक अपने को पढ़ने हैं। कौन कौन से 3 शासक अपने को पढ़ने हैं? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। इसमें सबसे ज्यादा समुद्रगुप्त के बारे में जानना है और चंद्रगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त का तो केवल एक सिक्का मिला है। ठीक है, क्या जानना है समुद्रगुप्त के बारे में? अभी इसी क्लास में कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो समुद्रगुप्त है इसको आपका भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या संज्ञा दी जाती है? भारत का नेपोलियन, क्योंकि इसने भारत विजय का सपना देखा था और इसने एक दक्षिण विजय अभियान चलाया था, जिसका वर्णन मिलता है किसमें? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता हैं समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन। क्वेश्चन पढ़ लेना, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस शासक से संबंधित है तो आंसर आएगा समुद्रगुप्त। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है तो आंसर आएगा हरिसेन। यही बात समझ में। और मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि इसी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में वर्णन मिलता है कि समुद्रगुप्त अपने दक्षिण विजय अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ के 2 राजाओं को हराता है। एक तो वाकाटक राजा महेंद्र सेन को पराजित करता है। महेंद्र सेन पराजित हुआ किससे? समुद्रगुप्त से। उसी प्रकार से नल राजा व्याघ्रराज को पराजित करता है। ये क्लास 4 लेक्चर 4 में इसको मैं समझा चुका हूं आपको। ठीक है, इनको पराजित बस करता है, ये क्षेत्र को अपने अधीन नहीं करता, केवल करद राज्य बना करके, टैक्स देने वाले राज्य बना करके इनको छोड़ देता है। ठीक है, तो इस बात से भी देखो प्रमाण मिलता है कि गुप्त, वाकाटक और नल एक साथ शासन कर रहे थे। ठीक है, आगे और बात बताते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्त जब दक्षिण विजय अभियान की तरफ बढ़ा था और छत्तीसगढ़ में जब महानदी के पास उसकी सेना का पड़ाव कुछ समय तक था, महानदी और बहुत सारी सेना, इसके चलते महासमुंद का नामकरण माना जाता है। तो महासमुंद के नामकरण को समुद्रगुप्त की सेना से याद रखना है। महानदी के पास उसका पड़ाव था, इसी कारण महासमुंद का जो है आपका नाम हुआ। और इसके एक साक्ष्य भी मिलता है
कि समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम है रूपा देवी। इस रूपा देवी के साक्ष्य मिलते हैं कोपरा नामक जगह से, और ये कोपरा नामक जगह किसके अंतर्गत आता है, तो महासमुंद। तो ये सारी बातों का प्रमाण मिलता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। दक्षिण विजय अभियान चलाया। इस दक्षिण विजय अभियान के तहत वाकाटक राजा महेंद्र सेन को हराया, और नल राजा किसको हराया, व्याघ्रराज को, जिसका प्रमाण मिलता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, जिसकी रचना की समुद्रगुप्त के दरबारी कवि किसने, हरिसेन ने। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको भी इसी क्लास में और पिछले क्लास में आपको बता चुका हूं। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी कौन थी, ध्रुव स्वामिनी। और चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव स्वामिनी की पुत्री कौन हुई, प्रभावती। इस प्रभावती का विवाह किया गया वाकाटक राजा रुद्रसेन के साथ। कुछ याद आया है ना। और प्रभावती और रुद्रसेन का पुत्र होता है कौन, प्रवरसेन, जो अल्पवयस्क रहता है, जिसकी शिक्षा दीक्षा के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय प्रवरसेन के दरबार में किसको भेजता है यार, कालिदास। सारा चीज वाकाटक वंश में बता चुका हूं, यहाँ पे एक बार और समझा दिया। आई बात समझ में, ठीक है। चंद्रगुप्त की पत्नी कौन, ध्रुव स्वामिनी। बेटी कौन, प्रभावती। विवाह वाकाटकों के साथ किया गया, किसके साथ, रुद्रसेन। उसका बेटा कौन होता है, प्रवरसेन। रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। प्रवरसेन अपनी माता प्रभावती के संरक्षण में कार्य करता है, और प्रवरसेन की शिक्षा दीक्षा के लिए उसके नाना चंद्रगुप्त द्वितीय किसको उसके दरबार में भेजते हैं, कालिदास, जिसने रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूतम की रचना की, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया मुकुटधर पांडे ने। ठीक है। एक चीज और याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, फिर जाएंगे हम कुमारगुप्त के बाद। आपको याद रखना है कि खरसिया से चंद्रगुप्त द्वितीय का एक विशेष प्रकार का धनुर्धारी सिक्का प्राप्त हुआ है। यह एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का धनुर्धारी सिक्का कहां से मिला है, तो खरसिया से। खरसिया किस जिले में आएगा, रायगढ़। अब हम अंतिम जो अपने को शासक पढ़ना है छत्तीसगढ़ के लिए, उसके ऊपर चलते हैं। कुमारगुप्त, केवल एक सिक्का याद रखोगे, उसी के चलते मैं कुमारगुप्त को बता रहा हूं। कुमारगुप्त का मिला है विशेष प्रकार का रत्न जड़ित मयूर सिक्का। कैसा सिक्का है, रत्न जड़ित मयूर सिक्का। और ये रत्न जड़ित मयूर सिक्का मिला है आरंग से। धनुर्धारी सिक्का किसका है, चंद्रगुप्त द्वितीय का है। और रत्न जड़ित मयूर सिक्का किसका है, कुमारगुप्त का है, जो कहाँ से मिलता है, आरंग से। ठीक है। तो ये हो गए गुप्त वंश। सबसे शुरू वाले स्लाइड में मैं आपको ले चलता हूँ कि मैंने आपको बताया है कि अपने को ये तीन वंशों को समकालीन जो है वो आपको समझना था, क्योंकि मेंस में रिटर्न करने के लिए रटोगे तो नहीं बनेगा, समझना बहुत ज़रूरी है। कल के क्लास में बेटा हम जो हैं पढ़ेंगे, यहाँ तक हमने पूरा अध्ययन कर लिया, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा। कल के क्लास में हम पढ़ेंगे राजऋषि तुल्य वंश, पर्वतधारक वंश जो कि क्षेत्रीय वंश है, और हम पढ़ेंगे नल वंश के बारे में। और फिर से कनेक्ट करेंगे इस नल वंश को किससे, वाकाटकों से और गुप्त से। फिर अगली जो क्लास रहेगी हमारी वो सरभपुर, पांडु और बाण। ऐसा करते हुए हमारा प्राचीन इतिहास जो है वो 7-8 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और मैं फिर आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट लूँगा, ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, 2-2 3-3 टेस्ट अपन लेंगे। पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ की प्राचीन इतिहास की तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है। 90% क्वेश्चन यहीं से आने हैं, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है। तो अगले क्लास में अपन मिलेंगे। आज की क्लास जो है वो थोड़ी सी बाधित हुई, माफ़ी चाहता हूँ मैं उसके लिए, जो है बारिश के चलते। ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।